हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की अपनी एक नई वीडियो पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे हमने ज़ीरोज़ के बारे में बात की थी। एक तरीके से कह सकते हो कि किस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का, है ना। वहाँ पर हमने ग्राफ की मदद से ज़ीरोज़ को देखने की या ज़ीरोज़ को फाइंड करने की कोशिश की कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो कितने ज़ीरोज़ उसमें हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें बताई थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो लिंक में मैं उस वीडियो का लिंक मतलब एक तरीके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ज़ीरोज़ रियलिटी में हैं क्या, एक लीनियर के पॉलिनोमियल के या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होते क्या हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, हम एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक फंक्शन है, लेट कर लो px, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ना, px, मैं कल से यही बात कर रहा हूँ। एक फंक्शन है ax प्लस बी, px इक्वल टू ax प्लस बी, हमने एक फंक्शन ले लिया। अब x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, x को ऐसी किस वैल्यू से रिप्लेस करें कि ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। तो ऐसा कोई भी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाने की क्षमता रखता हो वही इस पॉलिनोमियल का एक मतलब एक तरीके से कह सकते हो पर्टिकुलर ज़ीरो है। यहाँ पर एक कंडीशन भी आपने देखी होगी लिखे हुए, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आपको पता है अगर a ज़ीरो हुआ तो पूरे के पूरे पॉइंट, भाई ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, बस कोफिशिएंट बचेगा, तब तो ये एक लीनियर नहीं, ये ज़ीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। कल हम लोगों ने ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में भी बातें की थी। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है मैंने आपको कल बताया था। जैसा कि मैंने बताया कि पिछली वीडियो को देखे बिना इस वीडियो में वैसे मैं काफ़ी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश तो करूँगा, बट आई थिंक कि आपको वो वीडियो देखकर ही ये वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कल मैंने आपको ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। इसे हम लोग कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्यों कॉन्स्टेंट कहते हैं? क्योंकि ये वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट होता है, वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है। आपको मैंने बताया था कि 2 है, मान लो मैंने लिख दिया px इक्वल टू 2, ये 2 है तो एक तरीके से px इक्वल टू क्या लिखना है, x के टर्म में तो नहीं, बट हाँ रिप्रेजेंट करने के लिए लिख सकते हैं। 2 है तो इसको x के टर्म में हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2x रेज़ टू द पावर 0, तो 2x रेज़ टू द पावर 0 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल हो जाता है 0 डिग्री का, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है। वहीं जब लीनियर पॉलिनोमियल पे आते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में हमें कुछ ऐसा फंक्शन मिलता है और इसके ज़ीरो को फाइंड करने के लिए ओवरऑल मेथड मेरे ख्याल से आपको क्लास 9th में ही बता दिया गया था कि कैसे आप लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करो, और कल भी मैंने आपको ये चीज़ इसमें बताई थी। बट चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं अपना कि लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हम किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने लिया px इक्वल टू ax प्लस बी, तो सीधी सी बात है कि ऐसी कौन सी वैल्यू जो x को रिप्लेस करेगी, ऐसी कोई भी वो वैल्यू जो x को रिप्लेस करेगी वही वैल्यू, और x को रिप्लेस करने के बाद क्या करे, वो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। हमें उस वैल्यू की तलाश है। वो वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, तो हम लेट करेंगे कि वो जो ज़ीरो आएगा इस पॉलिनोमियल का कोई भी एक ज़ीरो आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 2x प्लस 4, हमने लेट किया px इक्वल टू 2x प्लस 4। इसका ज़ीरो फाइंड करने का क्या तरीका है, अब ध्यान दीजिए। तो जैसे px इक्वल टू 2x प्लस 4 है तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका अगर ज़ीरो फाइंड करने की हम कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है उसे हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, और यहाँ से x इक्वल टू, भाई देखो +4 था, इधर जाकर -4 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई में है, x को अकेला करना है तो -4/2, यहाँ पर आ गया क्या स्टूडेंट्स, -2।
x इक्वल टू -2 का मतलब समझते हो? x इक्वल टू -2 का मतलब ये है कि यहाँ पर x को -2 रिप्लेस करेगा, जिससे ये पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा 0। चलो -2 वैल्यू रखकर चेक कर लेते हैं। p-2, ध्यान दीजिएगा px इक्वल टू 2x + 4 था, अब p-2 हो जाएगा 2 इंटू x की जगह क्या रखेंगे -2 + 4, ओवरऑल इट विल बिकम -4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा +4। भाई 2 2 4 होता है और प्लस माइनस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 0। तो आपने देखा कि p-2 एक तरीके से -2 वैल्यू रखने पर हमारा पॉलिनॉमियल 0 हो जाता है। मतलब कि हमारे जो लीनियर पॉलिनॉमियल का 0 है वो क्या है, 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, दिस मतलब दिस, ठीक है, 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज -2। क्लियर है? ओके। अब हम इसी तरह क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक का भी फाइंड करेंगे। अच्छा ये बताओ कि ये तो यहाँ पर डिजिट्स थी, डिजिट्स की हेल्प से हमने ये कंसीडर कर लिया और फाइंड भी कर लिया कि 0 इस पॉलिनॉमियल का -2 है। बट यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर जब हमें ये 0 नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फ़ा बी द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। क्या लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट अल्फ़ा बी द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, और इसे हम लिखेंगे लेट रियल नंबर अल्फ़ा, हम लेट कर लेते हैं एक रियल नंबर अल्फ़ा बी द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान हमें क्या देना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो -2 जो आया था बस वही हमने अल्फ़ा ले लिया क्योंकि हमें इसके जीरोस तो पता नहीं है। अब इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दो, फिर से फंक्शन को 0 के इक्वेट करेंगे, ax + b = 0। हमें करना क्या होता है, x को अकेला करना है, सीधी सी बात। तो ये हो जाएगा ax = b, इधर भेजा, यहाँ हो गया -b, और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स -b/a। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। x इक्वल टू -b/a का मतलब पिछली बार की तरह x को -b/a रिप्लेस करेगा, x की जगह -b/a रखने पर ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, 0। तो हम लिख सकते हैं हेंस अल्फ़ा इक्वल टू -b/a। तो जो 0 हमने लेट किया था अल्फ़ा, उसको फाइंड करने का तरीका आपका ये आपको पता चल गया। अब आपको कोई भी देखो, अब आप इसके मेथड से, अगर आपके माइंड में ये है तो आप इसके मेथड से कोई भी 0 फाइंड कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल मान लो आपके सामने दे दिया गया एक पॉलिनॉमियल px इक्वल टू 3x - 6, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ध्यान दो, यहाँ पर आप इसको ax + b से कंपेयर कर दोगे। यहाँ पर a की जगह कौन बैठा है, ध्यान दो, तो यहाँ पर a की जगह 3 बैठा है, b की जगह कौन बैठा है 6, नहीं सिर्फ 6 ही नहीं, -6 बैठा है। कौन बैठा है, -6, क्योंकि b के साथ प्लस है और यहाँ पर 6 के साथ माइनस। तो यहाँ पर एक प्लस मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाता है। तो ये पूरा टर्म b के साथ लेंगे, अगर प्लस होता है सिर्फ 6 लेते हैं क्योंकि 6 लिखना ही पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो b की जगह -6 लेंगे। अब देखो हमको वो 0 फाइंड करना था, वो 0 क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू -b/a। अब ध्यान दो, तो b की वैल्यू है -6, तो -b/a, b की जगह क्या रखेंगे -6 अपॉन a क्या है स्टूडेंट्स 3। ध्यान दीजिएगा, अब माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, मतलब ये हो जाता है 6/3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका अल्फ़ा जो है वो क्या आ जाता है स्टूडेंट्स 2। तो अच्छा आप चाहो तो रख कर भी चेक कर लो, 2 रख के चेक कर लो यहाँ पे, तो 3 × 2 - 6 क्या बन जाएगा 6 - 6 = 0। तो इससे आपको ये पता चला कि अगर आपको सिर्फ -b/a भी याद है तो भी आप लीनियर पॉलिनॉमियल का 0 फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैंने मेथड भी आपको बता दिया कि कैसे आप डिराइव कर लोगे एक वेरिएबल को लेकर, एक फंक्शन को लेकर, और आपका यहाँ पर इक्वेशन क्लियर हो जाएगी जिससे आप 0 फाइंड कर सकते हो। ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल का 0 था। अब हम आगे चलेंगे अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की ओर, ओके। अच्छा एक चीज़ ये तो आपको पता ही है कि 0 पॉलिनॉमियल का हमेशा
लीनियर पॉलिनोमियल का, वेरी सॉरी अगर मैंने पीछे 0 बोला हो तो उसको जो है कि माइंड मत करना, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 हो सकता है, ना हो वो अलग बात है, ठीक है। ना होने का मतलब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 ना हो। हाँ, ना होने का मतलब ये है कि वो रियल नहीं होगा। हम तो यहाँ पर अल्फ़ा को रियल ले रखे हैं ना, वो रियल नहीं होगा, वो इमेजिनरी होगा। मैंने आपको क्लास में भी इमेजिनरी वगैरह के बारे में बताया है, उसके बारे में शायद अभी मैं आगे आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, अगर उसमें इसके बारे में कोई बात होती है तो मैं ज़रूर उसको आपके सामने रखूँगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ओर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया गया था कि इसके एटमोस्ट 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, है ना। लेकिन अब देखेंगे हम लोग कि उसको फाइंड कैसे करते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आपको बताया, तो एक तरीके से इसको आप कोफिशिएंट और कांस्टेंट के बीच में रिलेशन भी कह सकते हो। तो ये जो अब आगे से क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, इसके बीच में आपको जो रिलेशन, मतलब अब जैसे भाई यहाँ पर तो एक 0 था तो यहाँ पर अल्फ़ा, क्वाड्रेटिक में हम अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ लेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमें 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे। उसी तरह क्यूबिक में अल्फ़ा बीटा गामा, और उसी तरह बाई क्वाड्रेटिक में 4 ज़ीरोज़ होंगे, इसलिए अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। ऐसे ऐसे हम वेरिएबल्स को ले लेते हैं, ठीक है, और इन्हीं को ज़ीरोज़ मानकर इनके मतलब ये कोफिशिएंट और कांस्टेंट के बीच, ठीक है, वहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स और कोफिशिएंट के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर फ़िलहाल हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे ग्राफ्स रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे होने चाहिए, ठीक है, एज वेल एज आप ग्राफ देखकर ही इक्वेशन के बारे में या इक्वेशन देखकर ही ग्राफ के बारे में बहुत कुछ बता पाएँ, ये मेरी कोशिश होगी। अब ध्यान दीजिए, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपको रूबरू करा दिया जाए, और देखो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप वैसे ही पहले से फैमिलियर हो। इसको हम लेट करते हैं अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ एक्स, सॉरी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इट इज़ अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके ज़ीरोज़ की बात करें तो मैंने कहा था आपसे कि एटमोस्ट 2 ज़ीरोज़ हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलते हैं, और मैं बार बार बातें ये कह रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ लोगों को ये जो एक्स्ट्रा बातें पढ़ाई जा रही हैं तो कुछ लोगों को शायद नहीं अच्छा लगेगा, उन लोगों को मे भी पॉसिबल कि ये लगे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आइए ना, क्यों ये सब बातें बता रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस में ही बता दीजिए या फिर डायरेक्ट। तो देखिए, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि स्टूडेंट्स भी जो हैं, खैर आपकी लाइफ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई कैसी करो। फ़िलहाल अगर मेरे चैनल पे आपको पढ़ना है तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा किसी भी चीज़ को, क्योंकि मुझे डीपली ही पढ़ाने में समझ में आता है, ठीक है। मैं यही सोचता हूँ कि आपको जब मैं डीप नॉलेज उस चीज़ का दूंगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा, तभी आपके लिए वो अच्छा है, नहीं तो पढ़ने का कोई वहाँ मतलब नहीं। ऊपर ऊपर की नॉलेज लेनी है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ो, आगे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और मे भी पॉसिबल अगर इस वीडियो में वो कवर नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार वीडियो लेंथी होने की वजह से अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया कि इस टर्म में हम अक्सर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब मैंने आपको ग्राफ के बारे में भी कल बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनाता है ना। पैराबोला आपने ऐसा भी देखा ना, पैराबोला आपने देखा कि ऐसा भी बना था, भाई अपने बुक में भी देखा होगा, कई लोगों के पास RD शर्मा होगी, RD शर्मा में भी आपने देखा होगा पैराबोला, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया वो, ठीक है, पैराबोला ऐसा भी देखा होगा। अच्छा, मान लो ये दोनों पैराबोलास तो कट भी कर रहे हैं, कई बार आपको पैराबोला ऐसा भी देखने को मिलेगा, है ना। कई बार आपको पैराबोला ऐसा भी देखने को मिलेगा कि टच करके ही ऐसे निकल जा रहा हो, ठीक है। और मे भी पॉसिबल कि आपको पैराबोला ऐसा भी देखने को मिले कि वो टच ही ना कर रहा हो, ठीक है। ऐसा भी देखने को मिले कि वो आपके एक्स एक्सिस को टच ही ना कर रहा हो। इन सब का मतलब क्या है? क्या इक्वेशन देखकर ग्राफ या ग्राफ देखकर इक्वेशन का कोई भी मतलब वहाँ पे हम लोग कोई प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग सोच सकते हैं उसके बारे में?
तो हाँ, आप इक्वेशन देखकर ग्राफ का मॉडल ज़रूर बता सकते हो। आपका जो फंक्शन है आप उसको देखकर ज़रूर बता सकते हो कि मेरा ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा। अब तक आपको इतना तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ जब भी बनता है वो पैराबोला ही बन रहा है। बस यहाँ पर वेरिएंट ये है कि मे बी पॉसिबल कि पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करे, मे बी पॉसिबल पैराबोला एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करे, और मे बी पॉसिबल कि पैराबोला एक्स एक्सिस को कट ही ना करे। कट ना करने का मतलब आप समझ सकते हो कि इसके कोई ज़ीरोज़ नहीं होंगे। एक पॉइंट पर कट करने का मतलब इसके 2 ज़ीरोज़ तो होंगे लेकिन दोनों के दोनों इक्वल होंगे। मान लो यहाँ पर होता 1, यहाँ पर होता 2, तो इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो होंगे 2,2, ठीक है। और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करने का मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगी। रूट्स है, ज़ीरोज़ है, सेम चीज़ होती है, ठीक है। अब रूट्स की बात आ ही गई है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से भी यहाँ पर मैं फेमिलियर करा ही दूंगा। चलिए देखो स्टूडेंट, एक के बाद एक स्टेप में चीज़ों को आपको बताया जा रहा है और हर चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर डीप नॉलेज दी जा रही है, तो कंसंट्रेटली उन चीज़ों को सुनो, ठीक है। अब आपने देखा कि ये पैराबोला भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगी। अच्छा, अब एक बात और, आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया कि पैराबोला ऐसा भी बनता है, ऐसा भी बनता है। इसका भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कैसे जानोगे पैराबोला कैसा बनेगा? इक्वेशन देखकर ही कैसे बता दोगे कि पैराबोला कैसा बनने वाला है? अब ध्यान दीजिए कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो पैराबोला हमेशा अपवर्ड साइडेड ओपन होगा। पैराबोला हमेशा किधर ओपन होगा? अपवर्ड साइडेड ओपन होगा जब भी आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रियल नंबर हो। जैसे कि ये ए है, आपको मैंने पहले ही बताया कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए क्या होगा? अगर पॉजिटिव होता है तो पक्का आपका ये पैराबोला अपवर्ड साइडेड होगा। अब ये मैं नहीं बता, यहाँ से आप ये नहीं बता सकते कि अपवर्ड साइडेड ओपन होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन यहाँ भी हो सकता है और इस तरफ भी ओपन हो सकता है। कट ना करे वो तो अलग बात है, कट 1 पॉइंट पर करे या कट 2 पॉइंट पर करे वो अलग बात। फिलहाल ऊपर की तरफ ओपन होने का मतलब है कि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। जस्ट उसका ऑपोजिट, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मान लो यहाँ माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव रियल नंबर हुआ, तो इसका मतलब आपका पैराबोला हमेशा डाउनवर्ड ओपन होगा। ये ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर हो गई होगी? अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको मैं पहले इस पैराबोला के बारे में क्लियर कर देता हूँ, मतलब एक अपवर्ड साइडेड पैराबोला के, अपवर्ड पैराबोला कह सकते हो, जो ऊपर की तरफ ओपन हो। ये तो आपको पता चल गया कि अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, प्लस में होना चाहिए, तो ये पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कि यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि ये पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब अलग अलग, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रहा है। इसका मतलब कि अगर हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से, ध्यान दो, जो कि एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें से अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की इक्वेशन को फाइंड आउट करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac सब आपको यहीं से मिल जाएगा। बी ए ये है क्या? ये डिस्क्रिमिनेंट होता है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट जो कि डी के इक्वल लिखते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट ही हमें बताता है कि कोई एक क्वाड्रेटिक, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बनी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बताएगी कि जब भी d 0 से बड़ा होता है, ध्यान देना, तो हमेशा 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलती हैं। कैसी रूट्स मिलती हैं? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। रूट्स का मतलब समझ रहे हो ना, जीरोज़, 2 डिस्टिंक्ट जीरोज़। अगर d 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रूट्स मिलती हैं, लेकिन ये सब रियल ही रहेंगे, रियल, ध्यान देना, इक्वल रियल रूट्स। वहीं अगर d 0 से छोटा है, मतलब d नेगेटिव है, भाई आपको पता है कि नंबर लाइन पर ये 0 राइट साइड में 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 होता है, वहीं लेफ्ट साइड में -1 -2 और -3 होता है ना।
ये आपको बताया गया है। तो 0 से छोटा होगा तो यहाँ पर क्या होंगे, नो ज़ीरोज़ और नो रूट्स। समझ में आ रही मेरी बात, नो रूट्स होंगे, कोई भी रूट नहीं होगी। अब यहाँ से आपको ये पता चला कि ऐसा देखो जब भी पैराबोला ऐसा होगा, या आप बता सकते हो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट पॉजिटिव है। और दूसरी चीज़, इसी में से इसके कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट कर, कोफिशिएंट्स को निकालो और इस इक्वेशन में रखो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, ओवरऑल यू कैन से पॉजिटिव आती है, भाई पॉजिटिव आनी है, ये पैराबोला अपसाइडेड है तो पॉजिटिव आनी है ना। देखो फिलहाल वो बात अलग हो गई। अगर पॉजिटिव आती है तो इसकी मदद से आप ये बता सकते हो कि पैराबोला 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ग्राफ देखकर आप इसके बारे में बता सकते हो, ऐसे देखकर ग्राफ के बारे में, ठीक है। उसी तरह अगर पैराबोला, ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ इस तरह एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करे तो इसका भी मतलब वही है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये डाउन साइडेड ओपन है। इसका मतलब जो इसकी इक्वेशन मतलब होगी, जो पॉलिनोमियल होगा, उसमें ज़रूर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा अब देखिए, अब अगर और देखो ये आपके जो भी बातें हो रही हैं, ये सारी की सारी बातें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हो रही हैं। अब अगर पैराबोला आपको एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाता मिले, एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाता मिले, किसी एक पॉइंट से जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके 1 ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ हैं, और जिस पॉइंट से जा रहा है वही दोनों इसके ज़ीरोज़ हैं, मतलब सिमिलर हैं दोनों के दोनों, ठीक है। इसी को कहते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स और 2 इक्वल रियल ज़ीरोज़। समझ में आ रही मेरी बात। अब आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला के बारे में तो पता ही चल चुका है कि इसकी इक्वेशन कैसे बताओगे। अगर एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड ओपन, और एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड ओपन। इतना क्लियर हो गया। इतनी क्लियरिटी के बाद अगर ये एक एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। इसका मतलब ये भी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, वो 0 के इक्वल आ रही है ना। 0 के क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर हो ना। यहाँ से बिल्कुल क्लियर कि जब जब इक्वेशन सॉल्व करने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो पैराबोलाज ऐसे बनेंगे, किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाएंगे। अच्छा आप ध्यान दीजिए कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वहीं अगर पैराबोलाज अनटच्ड टू एक्स एक्सिस बनते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया यहाँ से या यहाँ से, एक्स एक्सिस को बिना टच किए हुए हो जाते हैं, तो ये नो रूट्स बताएंगे, मतलब ये कोई ज़ीरोज़ इनके पास है नहीं। ओवरऑल ये ऐसे फंक्शन के पैराबोला या फिर ग्राफ हैं जिनके पास ज़ीरोज़ हैं ही नहीं। अच्छा अब ये तो कहना गलत होगा, ऐसा तो नामुमकिन है कि ज़ीरोज़ ना हो, ज़ीरोज़ होंगे बट रियल नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब हम इस फंक्शन में से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो वो हमेशा 0 से छोटा होगा, मतलब जो इसके रूट्स आने वाले ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा नेगेटिव आने वाले हैं। नेगेटिव आने का मतलब, निगेटिव रूट्स आने का मतलब कि इसके जो रूट्स होंगी वो कैसी होंगी, इमेजिनरी होंगी। इमेजिनरी क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ध्यान दो, मान लो यहाँ पर लिखा है -√2, ऐसी जो वैल्यूज़ होती हैं वो इमेजिनरी कहलाती हैं। -√2 का मतलब इसे हम लोग 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। इसे हम आई को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आयोटा, AOTA, आयोटा, या फिर आई भी बोल सकते हैं। इसका मतलब इमेजिनरी होता है। तो आई की जो वैल्यू है वो √-1 के बराबर होती है, इसलिए हम इसे 2i लिख सकते हैं। भाई 2 में √-1 मल्टीप्लाई कर दो तो भाई क्या हो जाएगा, -√2 ही तो होगा, है ना। तो इसके ऐसी बात नहीं, इसके ज़ीरोज़ नहीं, ज़ीरोज़ हैं बट रियल नहीं है। इसके ज़ीरोज़ कैसे हैं, इमेजिनरी। और फिलहाल इसके बारे में आपको अभी इस क्लास में नहीं पढ़ना, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए, भाई आपके मन में अगर क्वेश्चन उठ रहा हो तो आई होप आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स और उनके ज़ीरोज़ के बारे में अब तक तो ज़रूर समझ गए होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही इतने सारे वेरिएंट्स हैं, समझ में आ रही मेरी बात।
अब अगर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, ध्यान से समझिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इक्वेशन कुछ ऐसी होती है। डिग्री 3 देखने से यही पता चलता है कि इसके एटमोस्ट 3 जीरोज़ हो सकते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि इसके ग्राफ में, जिसके फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ऑब्वियसली इसके एक्स एक्सिस को 3 बार कट करता हुआ निकलेगा। अब वो कैसे भी निकले, ठीक है, ऐसे भी निकल सकता है 1 2 3, समझ आ रही मेरी बात, ऐसे भी निकल, तो वो कैसे भी निकले, लेकिन इसके एक्स एक्सिस को इट विल इंटरसेक्ट 3 टाइम्स, एटमोस्ट 3 टाइम्स। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंसीज नहीं होती हैं। क्लियर। बाई क्वाड्रेटिक का वही हाल है। बाई क्वाड्रेटिक में आपको ग्राफ हमेशा कैसा देखने को मिलेगा, आप समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, है कि नहीं। तो बाई क्वाड्रेटिक में, उसमें बाई क्वाड्रेटिक जो है उसमें आपका क्या होगा, ग्राफ जो है, ठीक है, जो आपका ग्राफ है वो जो फंक्शन का ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन का ग्राफ है वो क्या करेगा, वो एक्स एक्सिस को, सॉरी पेज पर रखा था यहाँ पर, वो एक्स एक्सिस को वो क्या करेगा, 4 बार कट करेगा, 1 2 3 4, कुछ ऐसा। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, डिज़ाइन कैसा भी हो सकता है, उसमें हमको डिज़ाइन को लेकर नहीं चलना, जो भी है इसका ग्राफ। अच्छा, तो थोड़ा सा देखो, बाई क्वाड्रेटिक के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं हमारे सिलेबस में, बट हाँ उन चीज़ों से आपको एक तरीके से कह सकते हो फैमिलियर कराना, उन चीज़ों के बारे में बताना, वो मेरा काम है, वो मैं बताऊँगा। क्यूबिक में कई बार ग्राफ्स हमें देखो ऐसे भी देखने को मिलते हैं। मान लो एक बार ग्राफ यहाँ से टच करके गया और दोबारा यहाँ कट कर गया, अब हम कंफ्यूज हो गए, अरे यार ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो हमें इस बने हुए फिगर पे ध्यान देना है कि कहीं ये पैराबोला टाइप तो नहीं। अगर ये पैराबोला टाइप है तो ध्यान दो, ये एक पॉइंट पर टच करने का मतलब इसके 2 इक्वल रूट्स हो सकते हैं, और ये तीसरे पॉइंट पे जाके यहाँ कट कर रहा है इसका मतलब 3 जीरोज हुए, इसका मतलब ऑब्वियसली ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ में भी पॉसिबल कि कुछ ऐसा भी होकर निकले। यहाँ पर कट करने का मतलब ये ग्राफ y = x³ का है, ये ध्यान देना। यहाँ पर कट करने का मतलब ये है कि जो इसके रूट्स होंगे तीनों के तीनों इक्वल होंगे, और 0 मतलब ओरिजिन से होके जाने का मतलब कि ये पॉसिबल है कि इसके जो रूट्स होंगे वो x - 0, x - 0 और x - 0 जो इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। ओके, अब मैंने ये जो एग्जांपल्स बताए हैं ये आपको क्वेश्चंस में देखने को, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो वहाँ आपको एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आप इनको देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ग्राफ को बनाओगे, आपको उतना ही क्लियर होता चला जाएगा। चलिए, अब ग्राफ की बातें यहाँ पर काफ़ी सारी हो गई हैं, कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। अब हमने एक एग्जांपल ले लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और ये एग्जांपल देखिए, px = पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x = 3 - 2x - x²। हमें करना क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या भाई, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, जिससे x और y की वैल्यूज़ मिले। x और y की वैल्यू को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख के ग्राफ की प्लॉटिंग कर देंगे। सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं, मतलब एक राइट मैनर में इसको लिख लेते हैं। तो जो हमारा px है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। देखो साइन उसके मतलब एक तरीके से कह सकते हो उसके कोफिशिएंट के साथ जाता है। ठीक है, जैसे x² है तो ये टर्म के साथ जो इसका साइन है वो जाएगा, माइनस है, x² सर माइनस है तो माइनस। ठीक है, -2x, और 3 के साथ जब माइनस नहीं तो क्या है, +3, कुछ इस तरह लिखा हुआ है। तो कुछ ग्राफ, इसको आपको फंक्शन को देखकर कुछ अनुमान लग रहा है इसका, भाई कुछ इसके बारे में सोच सकते हो। ध्यान दो, तो x² के साथ नेगेटिव साइन है, ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड ओपन होगा,
इससे आपको इतना अनुमान लग जाने से अब आप ग्राफ आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है, प्रेडिक्टेबल हो जाता है। ठीक है।